नमस्कार दोस्तों, मैं अलका स्वागत करती हूँ आपका अपने इस रेस फैमिली में, जहाँ आज हम जानेंगे समृद्धि एवं परिवर्तनशील रोजगार संरचना के बारे में। समृद्धि मतलब देश के आर्थिक विकास के बारे में, देश की जीडीपी के बारे में, कि हमारे देश की जीडीपी और रोजगार इन दोनों का क्या संबंध है। क्या रोजगार से जीडीपी में वृद्धि हो रही है या बिना रोजगार के भी हमारे देश की जीडीपी बढ़ रही है। इन दोनों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो लिखा है यहाँ कि आपने अध्याय 2 और 3 में विस्तार से नियोजन रणनीतियों के बारे में पढ़ा था। बिल्कुल, हमने चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में योजनाओं के बारे में ही पढ़ा था कि देश में कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, किस लिए चलाई जा रही है, उसका क्या फायदा हुआ। फिर लिखा है यहाँ हम केवल 2 विकास सूचकों पर विचार करेंगे। 2 विकास सूचक, एक जीडीपी और रोजगार, दोनों के विकास की बात करेंगे। जीडीपी मतलब एक देश अपनी घरेलू सीमा के अंदर रहकर वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन से जो मौद्रिक मूल्य प्राप्त करता है उसे हम जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। मतलब एक देश कितनी आय प्राप्त कर लेता है, ठीक है, और देश में लोगों को कितना रोजगार दे देता है। इन दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये है रोजगार समृद्धि और सकल घरेलू उत्पाद। मतलब हम 2 विकास सूचकों पर बात करेंगे, एक रोजगार समृद्धि और सकल घरेलू उत्पाद को लेकर, जो मैंने आगे आपको पहले बताया। ठीक, लिखा है लगभग 70 वर्षों से चल रहे योजनाबद्ध विकास का उद्देश्य राष्ट्रीय उत्पाद और रोजगार में वृद्धि के माध्यम से अर्थव्यवस्था का प्रसार। 70 वर्ष, 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, आज 2024 है, तो 70 वर्षों से ज्यादा हो गया है। तो तभी से केवल देश के आर्थिक विकास को लेकर ही सारे काम किए जा रहे हैं। फिर लिखा 1960 से 2010 तक की अवधि में भारत में सकल घरेलू उत्पाद में सकारात्मक वृद्धि हुई, सब वृद्धि अच्छी हुई है, और यह समृद्धि दर रोजगार वृद्धि दर से भी अधिक रही। मतलब कि जीडीपी हमारी रोजगार से ज्यादा भी बढ़ी। बिना रोजगार के हमारे देश में वस्तुओं सेवाओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया गया। तो अब ये उत्पादन या तो फिर पूंजी प्रदान तकनीक के माध्यम से हुआ। पूंजी प्रदान तकनीक और श्रम प्रदान तकनीक, उत्पादन की 2 तकनीक होती है। पूंजी प्रदान तकनीक में क्या होता है, मशीनों के माध्यम से काम किया जाता है, मशीनों के माध्यम से वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। और श्रम प्रदान तकनीक में क्या होता है कि श्रमिकों के माध्यम से वस्तुओं को बनाया जाता है। तो बिना श्रमिकों की जीडीपी बढ़ी, मतलब वस्तुओं से उत्पादन हुआ, तो पूंजी प्रदान तकनीक को अपनाया गया होगा। और यहाँ पर देखो रोजगार तथा सकल घरेलू उत्पाद में समृद्धि को 4 के माध्यम से हमें बताया गया है। ये जो ब्लैक कलर से जो बताया जा रहा है ये रोजगार का सिंबल है, और ये लाइन जो बताई गई है ये जीडीपी की ब्राउन वाली। ठीक, तो यहाँ हम देखें कि 1951 से 56 में हमारे देश का रोजगार कितना था, 0.39, जो 2010-12 में आकर कितना हो गया, 1.12। और जीडीपी, तो देखो रोजगार तो हमारा कभी बढ़ा, फिर समान समान रहते फिर यहाँ पे घट गया, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा। और उसी तरीके से जीडीपी 1951 से 56 में कितनी थी, 3.6, जो 3 पॉइंट से आके 2010 और 12 में कितनी हो गई, 7.8, जो कि बढ़ी फिर घटी। तो देखो अधिकतर तो बढ़ती ही गई हमारी जीडीपी है, देखो, ठीक है। तो यहाँ बोला गया है कि रोजगार कम रहा और जीडीपी ज्यादा रही। देखो 1.12 क्या है, रोजगार, और जीडीपी है 7.8, मतलब कि जीडीपी में ज्यादा वृद्धि हुई रोजगार से ज्यादा। ठीक, तो यहाँ पे बताया गया है, हमने देख लिया इस के माध्यम से, 4 के माध्यम से। अब यहाँ पर एक और रोजगार की पद्धति बताई गई है प्रतिशत में, कि कुल मिला के ये जो राज्य की प्रतीक, ये तीनों क्षेत्र हो गए जीडीपी के, और ये तीनों क्षेत्र हो गए हैं यहाँ पर रोजगार के। ठीक है, एक मिनट, रोजगार के। अब इसके माध्यम से हम पहले अपने चार्ट के माध्यम से लेके अब टेबल के माध्यम से हम देखेंगे जीडीपी और रोजगार के बारे में। अब ये तालिका ही आगे एक्सप्लेन की गई है। इस तालिका के बाद हम जितनी भी बातें पढ़ेंगे वो सब ये बताई गई है कि प्राथमिक क्षेत्र का इतना प्रतिशत योगदान रहा, 2010 में इतना रहा, 1995 में इतना रहा, सेवा क्षेत्र इतना रहा, ये सारी डिटेल आगे है। तो बस आपको इस टॉपिक में समृद्धि और रोजगार, इस टॉपिक में आपको इस टेबल को ही समझना है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है प्राथमिक क्षेत्र। अब जीडीपी जो सकल घरेलू उत्पाद होता है, देश में वस्तु सेवाओं का उत्पादन होता है, वो 3 क्षेत्रों के माध्यम से होता है। वो तीनों ही क्षेत्र उसमें नाम करते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में बताया गया है यहाँ कि सन 1972 से 73 में प्राथमिक क्षेत्र कितना था, 74.3 था। ठीक है,
44.3 था, जो 2017-18 में आगे कितना हो गया 44.6। मतलब प्राथमिक क्षेत्र से हमें जहाँ 74.3% लाभ हो रहा था, कृषि क्षेत्र से हमें इतनी वस्तुओं की प्राप्ति हो रही थी, वो घटकर 2017-18 में 44.6 हो गई है। आखिरी में आप एक बार देख लेना, ठीक। फिर द्वितीय क्षेत्र बनाया गया है यहाँ। ये द्वितीय क्षेत्र आता है यहाँ पर निर्माण कामों को लेकर। प्राथमिक क्षेत्र कच्चे माल की पैदावार करता है, जिसे कृषि पर निर्भर है प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। ये द्वितीय क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल को पक्के माल में निर्मित किया जाता है, मतलब निर्माण उद्योग कारखाने द्वितीय क्षेत्र आते हैं। और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है, परिवहन, भंडारण, ये सब इसके अंदर आते हैं। तो 10.9 था, जो कितना हो गया 24.4, मतलब कि द्वितीय क्षेत्र बढ़ा। प्राथमिक क्षेत्र क्या हुआ, घट गया, और द्वितीय क्षेत्र क्या हो गया, बढ़ गया। और सेवा क्षेत्र देखो, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, जो कितना था हमारा 1972-73 में 40.8 था, जो 31.0 हो गया। मतलब ये भी क्या हुआ, बढ़ा। तो कुल मिला के 2017-18 में सेवा क्षेत्र, मतलब तृतीय क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र, इन दोनों में वृद्धि हुई, जबकि प्राथमिक क्षेत्र क्या हो गया, यहाँ पे घट गया, ठीक। तो जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का, प्राथमिक क्षेत्र का नहीं रहा। जो पहले नंबर पे था वो तो तीसरे नंबर पे पहुंच गया। तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे देखो कम है, 44.6, इसे कंपेयर करें तो 74.3 से। और फिर द्वितीय क्षेत्र थर्ड नंबर पे आ गया, द्वितीय क्षेत्र यहाँ पे देखो, सेवा क्षेत्र से सबसे ज्यादा जीडीपी हमें किससे मिल रही है, यहाँ पर सबसे ज्यादा जीडीपी सेवा क्षेत्र से बढ़ी है। तो सेवा क्षेत्र यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आ जाता है और द्वितीय क्षेत्र सेकंड नंबर पे। तो कुल मिलाकर आप बता सकती हो कि हमारे देश की जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र जो था वो घट गया, 74.3 से 44.6 आ गया। फिर द्वितीय क्षेत्र था वो 10.9 से 24.4 मतलब बढ़ा, और तृतीय क्षेत्र जिसे सेवा क्षेत्र कहते हैं वो 14.8 से 31.0 मतलब सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र से हमारे देश की जीडीपी में वृद्धि हुई। कृषि क्षेत्र तीसरे नंबर पे आ गया और पहले नंबर पे सेवा क्षेत्र। तो पहले नंबर पे सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुई है, दूसरे नंबर पे उद्योग मतलब द्वितीय क्षेत्र, और तीसरे नंबर पे कृषि क्षेत्र यहाँ पर आया। तो जीडीपी में सबसे कम अंशदान कृषि क्षेत्र का रहा और सबसे ज्यादा अंशदान किसका रहा, प्राथमिक क्षेत्र का। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, एक देश एक वर्ष एक निश्चित समयावधि में वस्तुओं सेवा के उत्पादन से जो कोई धनराशि प्राप्त करता है, जो कोई मौद्रिक मूल्य प्राप्त करता है, उसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ वस्तु और सेवाओं का उत्पादन में सबसे ज्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का रहा। द्वितीय स्थान पर कारखाने का रहा और तृतीय स्थान पर कृषि का रहा, याद रखना, ठीक है। फिर रोजगार को लेकर बात करते हैं तो एक होता है यहाँ पर स्वनियोजित का मतलब होता है स्वयं का कोई कार्य करना, चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है। और नियमित का मतलब होता है सरकारी दिशा निर्देशों के आधार पर व्यक्ति काम करते हैं जिन्हें 12 ही महीने काम मिलता है। इसमें उच्च स्तर के व्यक्ति आते हैं जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर। और अनियमित दिहाड़ी मजदूरी का मतलब होता है जिन्हें 12 महीने काम नहीं मिलता है, जिन्हें वर्ष में कुछ महीनों में ही काम मिलता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1972 से 73 में स्वनियोजित में मतलब स्वयं के कार्य करने वाले व्यक्ति कितने थे, 61.4। जो 2017-18 तक कार्य कितने हो गए, घट गए, 52.2 हो गए। नियमित कर्मचारी में से 12 ही महीने काम कितने लोगों को मिल रहा था, 50.4 को, जो 2017-18 में 22.8 हो गया, मतलब ये बढ़ा। और अन्य दिहाड़ी मजदूरी मतलब कि जिन व्यक्तियों को 12 महीने काम नहीं मिलता था वो 23.2 थे, कि यहाँ पे आगे बढ़ गए 25.0। मतलब कि ये भी एक ऐसी घटना है जो कि ये कम होनी थी जो कि बढ़ गई। तो हमारे देश में रोजगार भी यहाँ बोला गया है कि जहाँ पहले स्वयं से व्यक्ति काम कर रहे थे वो 61.4 थे, जो घटकर 52.2 हो गए। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं नियमित मतलब शासकीय सरकारी नौकरियां ज्यादा दिखती है, सरकार का ज्यादा हस्तक्षेप रहा है। तो हमने हस्तक्षेप भी देखा है, आपने देखा 22.8 हुआ है 15 से। तो इसलिए तो यहाँ पे इन दोनों के आंकड़ों में यहाँ पे मतलब यहाँ जो कमी आई है ये 50.2 का आ रहा है कम, किस वजह से हुआ, क्योंकि ये 22.8 का आ रहा बड़ा। स्वनियोजित
रोजगार में कमी इसलिए आई है क्योंकि नियमित रोजगार बढ़े हैं, ठीक है। और अनियत मतलब कि ऐसे व्यक्ति जिनको अनियत रोजगार मिलती थी, 12 महीने काम नहीं मिलते थे, ये भी घटना था, लेकिन ये बढ़ गए हैं। तो रोजगार की और जीडीपी की दोनों की स्थिति हमने देखी, दोनों की समृद्धि देखी। अब आगे यही डिटेल यहाँ पर लिखी है कि सकल घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में कुछ उतार चढ़ाव भी आते रहे हैं, हमने चार्ट में देखा था। पर इस अवधि में रोजगार की वृद्धि लगभग 2% बनी रही। 6.3 1990 के दशक के अंतिम वर्षों में एक चिंताजनक घटनाक्रम की ओर इंगित कर रहा है। क्या बता रहा है हमें कि रोजगार वृद्धि दर का होकर उसी स्तर पर पहुंच गई जहां से योजना काल के प्रारंभिक चरण में थी। जीडीपी तो बढ़ी है, जीडीपी में क्षेत्रों का भी उदाहरण हमने पढ़ा, लेकिन रोजगार को हमारे देश आजाद हुआ था तो जहां से शुरू हुआ था वही आकर खड़ा हो गया। मतलब आज भी हमारे देश में 25% लोगों को काम नहीं मिल रहा है, जो काम होने के बावजूद भी काम नहीं कर पा रहे, उन्हें काम नहीं मिला है, तो बेरोजगारी है। इन्हीं वर्षों के दौरान हम सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार की वृद्धि दरों के बीच काफी बड़ा अंतर पाते हैं। जीडीपी और रोजगार इन दोनों में अंतर है। इसका अर्थ है कि हम भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन किए बिना ही अधिक वस्तुओं का उत्पादन करने में सक्षम है। जो मैं आपको पहले बता दिया था कि यहाँ बताया कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी और रोजगार इन दोनों में बड़ा अंतर है। और बड़ा अंतर मतलब है कि जीडीपी बड़ी है रोजगार से ज्यादा, कि बिना श्रम शक्ति के बिना रोजगार के जीडीपी बढ़ रही है, मतलब पूंजी पर्याप्त तकनीक से काम हो रहा है। तो इस परिघटना को विद्वान रोजगार ही समृद्धि का नाम दे रहे, मतलब बिना रोजगार दिए भी समृद्धि हो रही है, देश में वस्तु सेवा का उत्पादन हो रहा है। अभी तक हमने देखा कि रोजगार सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की तुलना में किस तरह बढ़ा है। अब यह जानना भी आवश्यक है कि रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दरों के इन स्वरूपों ने विभिन्न वर्गों के श्रम बल किस प्रकार से प्रभाव डाले। श्रम विभिन्न प्रकार के श्रम बल का मतलब है, कहने का मतलब इसने बताया कि अभी तक हमने जीडीपी प्राथमिक तृतीय क्षेत्र के बारे में जाना, हम रोजगार के बारे में जानेंगे। मतलब श्रम श्रेणियां, काम करने वाले व्यक्तियों की जो श्रेणियां है, स्वनियोजित स्वयं से काम करने वाले, नियमित जो 12 महीने काम करते, अनियमित जिन्हें 12 महीने काम नहीं मिलते, उनके बारे में जानते हैं। इससे हम समझ पाएंगे कि हमारे देश में किस प्रकार के रोजगार के अवसरों का सृजन हो रहा है। मतलब नियमित व्यक्तियों को ज्यादा रोजगार मिल रहा है, हम सोचेंगे कि सरकार का ज्यादा हस्तक्षेप है, सरकार ज्यादा मात्रा में रोजगार उपलब्ध करा रही है, लेकिन आंकड़े तो बता रहे अनियत रोजगार ज्यादा है। मतलब कि 12 महीने लोगों को काम नहीं मिल रहा है, इसकी संख्या ज्यादा है। देखो यहाँ पे देख लो, सरकार 22.8% रोजगार दे रही है, जबकि 12 महीने काम नहीं मिल रहा है 25% लोगों को। फिर आगे कहा, आइए पिछले भाग में बताए गए दो सूचकों पर एक बार फिर से विचार कर लीजिए। सूचक विभिन्न उद्योगों में लोगों को मिले रोजगार तथा उनकी स्थितियां। हम जानते हैं कि भारत कृषि प्रणाली देश है, जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग ग्रामीण क्षेत्रों में बचा है और यह अपनी मुख्य आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। भारत सहित अनेक देशों के विकास रणनीतियों का उद्देश्य कृषि पर निर्भर जनसंख्या के अनुपात को कम करना रहा। मतलब देखो, भारत जैसे अनेक देशों के विकास रणनीतियों का उद्देश्य कृषि पर निर्भर जनसंख्या के अनुपात को कम करना है। क्यों कम करना है? क्योंकि कृषि मानसून पर निर्भर होती है। हालांकि कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय तृतीय क्षेत्र का विकास है, लेकिन प्राथमिक क्षेत्र में जो विकास हो रहा है वो मानसून पर निर्भर है। तो सरकार की यह प्रयास है कि प्राथमिक क्षेत्र कृषि पर लोगों की निर्भरता को कम करते हुए नियमित रोजगार उपलब्ध कराए जाए। फिर आगे लिखा है यहाँ कि औद्योगिक क्षेत्रों के आधार पर श्रम बल का वितरण यह बताता है कि औद्योगिक क्षेत्र के आधार पर श्रम बल का वितरण यह बताता है कि श्रम बल कृषि कार्यों से अक्सर गैर कृषि कार्यों की ओर बढ़ रहे की और बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। कृषि कार्य जिसका संबंध कृषि सुविधा खेती करना होती है, कृषि कार्य जिसका संबंध खेती से नहीं होता, जैसे मुर्गी पालन, मछली पालन, पशुपालन, तो उसी और लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं। सारणी 6.3 देखिए, अभी हमने पढ़ ली सारणी 6.3 पूरी समझी। जहाँ 1972-73 में प्राथमिक क्षेत्र में 74% श्रम बल लगा था, वही 2011-12 में अनुपात घटकर 50% रह गया। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भरता घट रही। द्वितीय और सेवा क्षेत्र भारत के श्रम बल के लिए आशावादी भविष्य का संकेत दे रहे हैं। द्वितीय तृतीय क्षेत्र बढ़ रहा है, उसमें बढ़ोतरी हमने देखी। आप देखेंगे कि क्षेत्रों की हिस्सेदारी क्रमशः 11 से बढ़कर 24 और 15 से बढ़कर 27% रह गई। जो आंकड़े अभी हमको हो रहा है वो आंकड़े हमने यहाँ टेबल में देखे हैं। देखो पहला आंकड़ा इसने हमको ये बताया प्राथमिक क्षेत्र का, तो प्राथमिक क्षेत्र में हमने घट गया,
मतलब गैर कृषि क्षेत्रों में लोगों की भागीदारी बढ़ रही है। और दूसरा आंकड़ा इसमें हमें हमें बताया निजी क्षेत्र का 10 से 24 हो गया और 14 से 31 हो गया। ये इन बात से हमको बताया, ये देखो 11 से बढ़कर 24 और 15 से बढ़कर 27। फिर आगे लिखा विभिन्न स्थितियों में, यही आंकड़े बताया थे ना, हाँ 10.9 पर हम लोग कर लिया मतलब ग्राफ। फिर लिखा विभिन्न स्थितियों में श्रम बंदी वितरण को देखिए तो पिछले 5 दशकों 1972 से 2018 में लोग स्वरोजगार और नियमित वेतन रोजगार से हटकर अनियमित संपर्क बढ़ रहे हैं। मतलब कि अनियत जहाँ पे लोगों को कुछ महीने काम मिलता है, लोग 12 महीने काम नहीं करते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से काम करते हैं। तो लोग स्वरोजगार और नियमित रोजगार से अनियमित रोजगार की ओर बढ़ रहे हैं। जहाँ जब उन्हें पैसों की जरूरत होती है काम कर लेते हैं, पैसे आते हैं और अपना शौक पूरा कर लेते, पैसे खत्म हो जाते, वापस काम कर लेते हैं। एक कारण तो ये होता है कि व्यक्ति खुद से कोई काम करना नहीं चाहता, दूसरा कारण होता है कि व्यक्ति को काम नहीं मिलता। फिर भी स्वरोजगार रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है और स्वरोजगार ही रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत होना चाहिए। हमें किसी सरकारी कंपनी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमें खुद के काम करना चाहिए। हमारे देश में अनेक वस्तुएं हैं जिसकी हमारे देश के उपभोक्ता को जरूरत है, तो हमें उन वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए। हमें विदेशों से वस्तु का आयात न करते हुए अपने देश में वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए और लोगों की सेवा करना चाहिए। और स्वरोजगार खुद का काम करना चाहिए, चाहे काम वो छोटा हो या बड़ा हो। फिर लिखा सारणी 6.3 के अंतिम कॉलम को देखिए। वर्ष 2011-18 के दौरान माध्यमिक मतलब प्राथमिक क्षेत्र में स्थिरता और स्वरोजगार में मध्यवर्ती से आप क्या समझते हैं? और दूसरे इस रोजगार का सबसे बड़ा साधन मतलब यहाँ पे स्वरोजगार, नियमित और अनियमित रोजगार के लिए बोला है कि इसको आप सारणी 6.3 में देखे अंतिम कॉलम में। और आगे बताया है कि वर्ष 2011-18 के दौरान माध्यमिक क्षेत्र में स्थिरता और स्वरोजगार में मध्यम वृद्धि से आप क्या समझते हैं? कक्षा में चर्चा करें। विशेषज्ञ स्वरोजगार तथा नियमित वेतन से अनियमित श्रम रोजगार की चलाने की प्रक्रिया को श्रम बल के अनियमितीकरण का नाम देते हैं। इससे मजदूरों की दशा बहुत नाजुक हो जाती है। यह कैसे हो रहा है? फोक 6.2 में वर्णित अहमदाबाद का विशेष अध्ययन देखिए। यहाँ पे अहमदाबाद की स्टोरी बताई गई है जिसे आप पढ़ लेना। 6.2 अहमदाबाद 6.2 बॉक्स है 6.1 ये देखो, इसमें पढ़ना आप तो आपको पता चल जाएगा। फिर आगे इसने हमें बोला है आप इसी बीच में 2017-18 के नियमित वेतनभोगी कर्मचारी के हिस्से में मध्यम वर्गों में देखिए आप इस प्रक्रिया को कैसे समझेंगे। मतलब ये पूर्ण मिला के इसने हमसे क्वेश्चन यहाँ पर किए है कि ये जो जितनी भी समस्या हमने आपको समझाई है तो इस समस्याओं के बारे में आपका क्या मानना है, कक्षा में सबके साथ चर्चा कीजिए और इसका एक प्रोजेक्ट बनाइए। और यहाँ हमारा टॉपिक हो जाता है, जिसमें कोई भी डाउट है तो जल्दी से आप उसे क्लियर करें।